आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी का आज से दक्षिण भारत दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पीएम मोदी करीब 25,000 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखेंगे। और दूसरी खबर भी दिल्ली से है, जहां सीएम केजरीवाल आज एमसीडी चुनाव को लेकर 10 चुनावी गारंटी का ऐलान करेंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर लखनऊ से होगी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे के दौरान 7 और 8 जेटी का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। समारोह में कई मंत्री भी शामिल होंगे। और वही चौथी खबर जैकलीन फर्नांडिस से जुड़ी हुई है, जहां आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन की जमानत याचिका पर फैसला आना है। पांचवी खबर की बात करें हम 9 बजे में, तो पांचवी खबर झारखंड विधानसभा से है, जहां पर विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है, जहां सोरेन सरकार स्थानीय नीति लागू करने की तैयारी में है। छठी खबर उत्तराखंड से है, जहां सीएम धामी नए ऑपरेशन और इमरजेंसी बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। सातवीं खबर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में पूजा अर्चना को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई है। इस खबर पर भी आपको पूरा अपडेट देंगे। और आठवीं खबर गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 40 नामों पर मोहर लगा दी गई है। नौवीं और आखिरी खबर 9 बजे में रहेगी प्रदूषण को लेकर, जहां दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया है। इस खबर पर भी पूरा अपडेट हम आपको देंगे और भी छोटी बड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। तो चलिए बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको बता दें कि 9 बजे में 9 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ते हैं अलग अलग जगह से, तो उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करा देते। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले हम दिल्ली की 2 खबरों का जिक्र हमने किया। वहां से दीपक चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे इस बुलेटिन में। नमित त्यागी दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिल्ली की दूसरी बड़ी खबर पर नमित से अपडेट लेंगे हम। साथ ही साथ शेखर त्रिवेदी की बात करें तो लखनऊ का जिक्र हमने किया था, शेखर से हम लखनऊ का हालचाल जानेंगे। अली शरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। इसके अलावा कमल कुमार रांची से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हितेश त्यागी देहरादून का हाल बताएंगे, पहाड़ों का हाल आपको बताएंगे। इसके अलावा वाराणसी से सीधा मदन मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मेहुल झाला अहमदाबाद से गुजरात बेहद अहम, जहां की हर जानकारी मेहुल झाला पहुंचाएंगे। और अजहान अंसारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। तो 9 बजे का वक्त है, 9 रिपोर्टर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बारी बारी से सबके पास जाएंगे और चलेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं विस्तार से खबरों को बताने की और रिपोर्टर से उन खबर पर अपडेट लेने की। दरअसल बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल पीएम मोदी का आज से दक्षिण भारत का दौरा है। 4 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे और करीब 25,000 करोड़ की परियोजनाओं की वो नींव रखेंगे। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट की टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। रामागुंडम में समर्पित उर्वरक संयंत्र करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के दौरे पर रहेंगे। अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के 4 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाएंगे और यहां करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आज सुबह करीब 9:45 पर विधान सौध बेंगलुरु में महर्षि वाल्मीकि और संत कवि श्री कनकदास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लगभग 10:20 पर बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:30 बजे केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नाथ प्रभु केंपेगौड़ा की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जिसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे बेंगलुरु में एक सार्वजनिक समारोह होगा, जिसमें पीएम शामिल होंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री तमिलनाडु के डिंडिगुल में गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। और फिर दौरे के दूसरे दिन शनिवार को पीएम मोदी लगभग 10:30 बजे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम दोपहर करीब 3:30 बजे तेलंगाना के रामागुंडम में उर्वरक संयंत्र का दौरा करेंगे। उसके बाद शाम करीब 4:15 बजे प्रधानमंत्री रामागुंडम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर तो 4 राज्यों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इधर पीएम मोदी के तमिलनाडु दौरे से पहले बीजेपी के झंडे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मदुरै में सड़क किनारे लगे बीजेपी के झंडे को पुलिस ने उखाड़ फेंका है। तस्वीरें जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सड़कों के किनारे लगे बीजेपी के झंडे को पुलिस अपने हाथों से हटाती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी के झंडे को लेकर विवाद हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने झंडे लगवाए थे लेकिन पुलिस ने ये झंडे हटा दिए। पुलिस तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं पुलिस कैसे यहाँ पर पीएम मोदी के दौरे से पहले ये एक नया विवाद दरअसल यहाँ पर खड़ा हो गया है तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बीजेपी के जो झंडे हैं उनको पुलिस क्यों उतारे। और इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में पुलिस
और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प की नौबत आ गई। तस्वीरें आप देखिए कि कैसे बीजेपी के झंडे को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ। दरअसल विवाद इस बात को लेकर हुआ कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो बीजेपी के समर्थक थे, उन सबने पीएम मोदी की तैयारियों को लेकर जगह जगह पर बीजेपी के झंडे जो थे उनको लगाया था और पूरे तमिलनाडु को बीजेपी के रंग में रंगने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर बीजेपी के झंडे लगे थे, लेकिन बवाल उस वक्त खड़ा हुआ जब यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, जब यहाँ पर कुछ पुलिस वाले पहुंचे और उन्होंने बीजेपी के झंडे को उखाड़ना शुरू कर दिया, उखाड़ करके नीचे फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद बीजेपी के झंडे को लेकर नया विवाद उठा, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे, वो जो समर्थक थे, वो यहाँ पर पहुंच गए। पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई और देखते ही देखते जो नोकझोंक चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, वो धीरे धीरे यहाँ पर धक्का मुक्की में तब्दील हो गई। और चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। दरअसल ज्ञानवापी केस के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। शिवलिंग और वजू खाने पर इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। वजू खाने के बीच की दीवार को हटाया जाए, यह कहना है हिंदू पक्ष का। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले के लिए आज का दिन बेहद खास, क्योंकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी की जिला अदालत में आज सुनवाई होनी है। देश की सर्वोच्च अदालत हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग के संरक्षण का आदेश दिया था, जिसकी अवधि 12 नवंबर को खत्म हो रही है। अब हिंदू पक्ष की मांग है कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है, इसलिए आगे भी संरक्षण का आदेश दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। माना जा रहा है कि मामले में सुनवाई के लिए सीजीआई नई बेंच का गठन कर सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता मदन मोहन शर्मा का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन मोहन, सबसे पहले आज जो ये अहम सुनवाई होनी है, तो कितने बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है और क्या लग रहा है जो पक्ष है, दोनों ही पक्ष, वो किस तरीके से आज अपने आप को पेश करेंगे? जी नीता, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरह से कहा जाए तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर के जो है जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में जो है सुनवाई चल रही है। इसमें लेकर के अगर हम बात करें तो दोनों पक्ष ने अपने अपने दलीलें दी थी। वहीं 82 ग के तहत जो है आज सुनवाई होगी। इसमें जो है हिंदू पक्षकार के द्वारा ये मांग की गई थी कि जो भी वहां पर जो सर्वे है वो फिर से करवाया जाए, क्योंकि जो नंदी के सामने का जो 2 तहखाना है उसका जो है सर्वे नहीं हुआ है, उसको मिट्टी हटा करके उसको सर्वे कराया जाए। वहीं जो कथित शिवलिंग मिले हैं उसकी पूजा अर्चना और राग और भोग आरती को लेकर के जो है ये सुनवाई चल रही है। वही अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ये सुनवाई आज इसमें आना है कि जो तारीख जो निहित की गई थी वो 12 नवंबर की थी, और 12 नवंबर को जो है वो तारीख जो है खत्म हो जाएगी, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो कथित तौर पे जो शिवलिंग मिले हैं उसको पूरे जो है संरक्षित किया जाए। तो हिंदू पक्षकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो है ये याचिका डाली गई थी कि इसकी अवधि जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि जो है मामला चल रहा है और अगर इसे नहीं अगर आगे तारीख को बढ़ाया जाता है तो जो वहां पे शिवलिंग कथित तौर पे जो शिवलिंग मिले हैं उसके जो है उसके साथ छेड़छाड़ हो सकता है। तो इसके ये 2 अहम जो है आज सुनवाई है, एक सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी जो है आज वाराणसी के जिला जज की अदालत में। तो लगभग अगर कहा जाए तो 2 बजे ये सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जो है 4 बजे तक ये आदेश इसमें आ जाएगा कि क्या आगे की जो है कोर्ट जो है आगे क्या जो है आदेश देता है। जी ठीक है, चलिए नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए मदन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दरअसल दिल्ली एमसीडी चुनाव की तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि सीएम केजरीवाल आज 10 चुनावी गारंटी का ऐलान करेंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर केजरीवाल 10 चुनावी गारंटी देने जा रहे हैं आज। बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव की तैयारियों में अब आम आदमी पार्टी आज कई गारंटी जो है वो देने जा रही है। केजरीवाल आज 10 गारंटी चुनावी गारंटी जो है वो जारी करेंगे। तो 10 चुनावी गारंटी का ऐलान आज अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। एमसीडी चुनाव को लेकर दरअसल आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से कमर कसे हुए है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी नमित का। नमित, जिस तरीके से आज 10 गारंटी चुनावी गारंटी जो है अरविंद केजरीवाल देने जा रहे हैं, क्या लग रहा है आज एक बार फिर से लोक लुभावन वादों की बौछार करती नजर आएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, बिल्कुल निदा एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, वो अब धीरे धीरे अपनी मैनिफेस्टो जारी कर रही है। कल हमने देखा कि बीजेपी ने अपना वचन पत्र जारी किया, जिसको मैनिफेस्टो भी कहा जा सकता है। और आज खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय अरविंद केजरीवाल वो 11 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें दिल्ली की जनता को एमसीडी चुनाव से रिलेटेड 10 गारंटियां देंगे। और सबसे अहम जो मुद्दा है वो कूड़े का मुद्दा ही रहने वाला है निदा, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी कूड़े के मुद्दे को उठा रही है। तो लिहाजा जो 10 गारंटी होगी उसमें से एक गारंटी ये भी हो सकती है, जो मेरे सोच बता रहे हैं
कि दिल्ली के अंदर से अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो तीनों कूड़े के पहाड़ को परमानेंट सोल्यूशन जो है वो आम आदमी पार्टी के पास कौन सा ऐसा परमानेंट सोल्यूशन है। इसके अलावा बात करें तो जो एमसीडी शासित जो दिल्ली के स्कूल हैं उनकी हालत काफी खराब है फिलहाल की अगर कंडीशन बात करें। उनके लिए कोई गारंटी आ सकती है, महिला सुरक्षा को लेकर गारंटी आ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर कोई गारंटी आ सकती है। तो ऐसी तमाम जो 10 गारंटियां हैं वो आम आदमी पार्टी आज पेश करेगी। हालांकि कार्यक्रम कल होना था लेकिन कल अरविंद केजरीवाल की व्यस्तता के कारण, क्योंकि गुजरात में भी लगातार चुनाव है, वो लगातार वहां के दौरे कर रहे हैं, इसी वजह से इस कार्यक्रम को आज के लिए टाला गया। लेकिन आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और 11 बजे सभी 10 गारंटियों को अरविंद केजरीवाल देश की जनता के सामने रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा 11 बजे तक का, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी वो कौन सी गारंटियां जो देने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग मामले की। दरअसल जैकलिन की जमानत याचिका पर आज फैसला जो है वो आना है। दिल्ली की कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रही है। कल कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा कि जमानत जो है उनकी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी। दिल्ली की कोर्ट आज ये फैसला सुनाने जा रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अहम फैसला होगा। कल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, कल दरअसल ये फैसला आना था और आज तय हो जाएगा कि अभिनेत्री जैकलिन को जेल या फिर बेल। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी अली शरर का। अली, जिस तरीके से दिल्ली की कोर्ट आज अहम फैसला सुनाने जा रही है, लेकिन कल भी अहम फैसला आना था, लेकिन कल फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, आज किस फैसले की उम्मीद की जाए? देखिए, बिल्कुल निदा, महाठग फैलाए जाने वाले सुकेश चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें तब से लेकर अब तक लगातार बरकरार हैं। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें नामजद आरोपी बनाया, जिसके चलते अब उन्हें लगातार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कल उनके फैसले को सुरक्षित तक रखा गया था कि आज उसको सुनवाई है कि उनको बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, लेकिन लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीधा जी ठीक है अली, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इंतजार करना होगा कोर्ट के फैसले का। कल फैसला सुरक्षित रखा गया था, अब देखना होगा कि आज जैकलिन को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की आबो हवा की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जो है वो अभी भी खराब है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 300 के पार पहुंच चुका है और मास्क लगा करके ही आपको घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि कोहरा बढ़ने से हालात जो है और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो अभी जो कहा जा रहा था कि दिल्ली की हवा में जो जहर घुला हुआ है उससे थोड़ी राहत मिली है, निजात मिली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार खराब है, जहरीली है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI 300 के पार पहुंच चुका है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कितना मुश्किल होगा। लिहाजा हमारी भी अपील है न्यूज इंडिया की तमाम दर्शकों से, या जो भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप लोग अगर घर से बाहर पहली बात तो निकलिए मत। अगर किसी जरूरत के मुताबिक आपको निकलना भी पड़ रहा है तो आप लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि आपके आसपास के इलाके की जो हवा है, दिल्ली एनसीआर की जो हवा है, वो पूरी तरीके से अभी भी जहर में आप लोग सांस ले रहे हैं, क्योंकि जहरीली हवा ले हो चुकी है। तो मास्क लगा करके आप लोग घरों से बाहर निकलें, क्योंकि कोहरा बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि अब सर्दियां जो है वो दस्तक दे रही हैं और जब कोहरा बढ़ेगा तो ये जो हवा है वो और भी ज्यादा खराब होगी। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अजहर अंसार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, देखिए कहा यह जा रहा था, दिल्ली सरकार की बात करें या हम पिछले दिनों की बात करें तो स्कूल वगैरह बंद किए गए, अचानक से फैसला लिया गया, उसके बाद तमाम चीजें फिर से दोहराई गई, स्कूल भी खुल गए, सब कुछ हो गया। कहा गया कि दिल्ली में अब सब कुछ ठीक है, लेकिन कोहरा जैसे जैसे बढ़ रहा है हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली का जो सबसे बड़ी समस्या है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन है, और ये जो है कि पिछले कई सालों से बड़ी समस्या बनकर उभरती है। और इस साल जो ये नवंबर में ही देखने को मिल गई है। हर साल दिसंबर से इस समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार नवंबर से ही ये बढ़ता जा रहा है। हमें पॉल्यूशन का मेन जो रीजन है वो समझना पड़ेगा। मेन कि जो पंजाब हरियाणा से पराली जलती है वो कहीं ना कहीं मेन रीजन है, और इस साल जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रही है वो पॉल्यूशन में वो पराली की ही रही है। 34% हिस्सेदारी पराली की रही है। और देखिए, अगर देखा जाए तो दिल्ली वासी वो हर साल इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार भी इसमें प्रयास करती है, लेकिन कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर अब पिछले 1-2 दिन की अगर बात करें तो वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन फिर से अब वायु गुणवत्ता यानी AQI लेवल वो बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली वासियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और अस्पताल में जो सांस अस्थमा के मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और विशेषज्ञों का यह मानना है आने वाले जो 1-2 दिन है कोहरा बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो धुंध है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी जब तक हवा चलेगी तो अपने साथ वो पराली का धुआं लाएगी, और जब तक ये हवा की दिशा नहीं बदलती है तो पराली
का जो समस्या है वो बड़ी समस्या बनकर उभरती रहेगी। बिल्कुल। तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर वालों को अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़कर बात करें गुजरात चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की, क्योंकि कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट भी अपनी जारी कर दी है और इस दूसरी लिस्ट में कांग्रेस के 46 नामों पर मोहर लगी है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस के 89 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात चुनाव से जुड़ी आपको हम बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से कमर कसे हुए है और लिहाजा कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दूसरी लिस्ट में 40 नामों पर मोहर लगी है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को दरअसल 2 चरणों में चुनाव होना है और गुजरात चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और सियासी घमासान के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। गुरुवार दोपहर को जहां सत्ताधारी बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, तो देर रात विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी गुजरात चुनाव को लेकर अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 40 उम्मीदवारों को टिकट बांटे गए हैं। दूसरी लिस्ट में जिन नेताओं का नाम शामिल है उनमें भुज से अर्जन भाई भुडिया, जूनागढ़ से भीखा भाई जोशी, वहीं सूरत पूर्व से असलम साइकिलवाला, सूरत उत्तर से अशोक भाई पटेल और वालसाड से कमल कुमार पटेल उम्मीदवार हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी मेहुल झाला का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहुल, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी कमर कसे हुए है और दावा ये किया जा रहा है कि हम गुजरात इस बार जीतेंगे, कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की, तो लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी तक कुल मिलाकर के 89 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं कांग्रेस के, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे वजह क्या समझी जाए, क्योंकि पार्टी को नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। जिस तरह से देश में आधी रात को संसद बुलाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसी तरह कांग्रेस ने आधी रात है। इससे समझ सकते हैं कि इस तरह से कोई बवंडर खड़ा ना हो जाए, उस तरह की तैयारी या मतलब कही जाए कि चौकसी बरती है कांग्रेस ने। बावजूद इसके कई जगह विरोध के हैं। अभी एक सूची और बाकी है कि एक तो 82 विधानसभा सीटें हैं, 89 घोषित। कुछ अभी बीजेपी के भी 22 के करीब जो विधायक का नाम सामने आना बाकी है। एक सूची बीजेपी ने होल्ड पर रखी है और एक सूची कांग्रेस ने होल्ड पर रखी है। 2 चरणों में गुजरात में चुनाव में जो सिटिंग एमएलए इस बार ये जो सूची कल रात 12 बजे के बाद आई है, उसमें 22 एमएलए को रिपीट किया गया है। मैं आपको बताऊं कि अभी तक 62 एमएलए कांग्रेस के पास है। तो 2017 के विधानसभा में 77 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, तो बाकी के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। उनको भी टिकट मिले हैं। इन्होंने 24 घंटे पहले ही बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस छोड़कर उनको भी टिकट दिया गया है। जिन्होंने 1 महीने पहले ज्वाइन की बीजेपी, उनको भी टिकट मिला है और जो पिछले टर्म से गए थे उनको भी बीजेपी ने टिकट दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए विरोध के सुर बीजेपी में भी सख्त हुए हैं। कहीं मधु श्रीवास्तव को टिकट नहीं मिला है तो उन्होंने भी निर्दलीय लड़ने का मन बनाया है। तो पार्टियां पूरी तैयारी के साथ अपने उम्मीदवार घोषित कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने हर पार्टी में नाराजगी भी फेस करनी पड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मेहुल आपका। आगे बढ़ते बात करेंगे वाराणसी दौरे की पर सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि वाराणसी दौरे पर हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान वो 7 जेटी का उद्घाटन करेंगे, 8 जेटी का शिलान्यास करेंगे। उद्घाटन समारोह में कई मंत्री शामिल होने वाले हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है वो ये पूरा आयोजन करा रहा है। तो वाराणसी से कोलकाता के बीच कुल 7 जेटी होंगे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और यहाँ पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित खास कार्यक्रम का वो हिस्सा बनेंगे। वाराणसी के रविदास घाट पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में सीएम योगी 7 जेटी का उद्घाटन करेंगे और वहीं 8 जेटी का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी से लेकर कोलकाता के बीच कुल 60 जेटी बनाए गए हैं और इनमें उत्तर प्रदेश से 7 जेटी तैयार हुए हैं, जिनमें वाराणसी के रविदास घाट, रामनगर, कैथी, चंदौली में, बलवा, गाजीपुर में कलेक्टर घाट, बलिया में उजियार घाट, बरौली और शिवपुर शामिल हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी का। शेखर, जिस तरीके से वाराणसी के रविदास घाट से आज सुबह 11 बजे उद्घाटन कार्यक्रम होना है, कैसी तैयारियां आपको देखने को मिल रही वहां? देखिए, तैयारियां ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब पहली बार चुने गए वाराणसी से, उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि हम जलमार्ग को विकसित करेंगे। नितिन गडकरी उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर के प्रयासरत थे कि जलमार्ग के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कैसे सुगम बनाया जा सकता है। तो इस लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है
जब रविदास घाट से ये जेटी का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वाराणसी और कोलकाता के बीच नदी के जरिए जो आवागमन है उसकी सुगमता होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:05 पर वाराणसी पहुंचेंगे और उसके बाद उनके जो कार्यक्रम है दिन भर के वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है शेखर, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे बात झारखंड विधानसभा की, क्योंकि झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र है आज। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की तैयारी में दरअसल सोरेन सरकार है। ओबीसी को 27% आरक्षण का उपहार आज दे सकती है। स्थानीय नीति को लेकर विपक्षी दल बीजेपी का तंज भी सामने आया है। स्थानीय नीति के नाम पर बेवकूफ बना रही है सरकार, ये कहना है बीजेपी का। बिना सर्वदलीय बैठक के अहम फैसले ले रही है सरकार, ये भी आरोप बीजेपी ने लगाया। जब जब ईडी का मुख्यमंत्री को नोटिस आता है तब 1932 के खतियान को आगे कर देती है सोरेन सरकार। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में और ईडी की कार्रवाई से जूझ रहे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जनता के बीच अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए लगातार कई लोक लुभावन फैसले जो है वो ले रहे हैं। और इसी कड़ी में आज झारखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। इस सत्र में 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश करने की खबर है। इन दोनों बिल से आने वाले समय के लिए झारखंड की राजनीति की दिशा तय होगी। पहला बिल ओबीसी आरक्षण को लेकर है, तो वहीं दूसरा बिल स्थानीय नीति को लेकर होगा। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने पत्रकारों को बताया कि इस विशेष सत्र में सरकार 2 विधेयक पास कराएगी। पहला विधेयक 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से जुड़ा है। सरकार ने इसे पहले ही कैबिनेट से पास किया था और अब विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक को पास करके राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। दूसरे विधेयक के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि झारखंड में सालों से ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और पहले कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुक करेंगे हमारे सहयोगी कमल कुमार का। कमल कुमार, क्या लग रहा है? देखिए, जिस वक्त जो सोरेन सरकार है वो कई तरह से घिरी हुई नजर आ रही है, तो आज जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाया गया है और 2 अहम बिलों को पास कराने की बात यहाँ पर हो रही है, आने वाली राजनीति में कितना असर डालेंगे ये 2 बिल? देखिए, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार जो आरक्षण जो है ओबीसी आरक्षण 27% और स्थानीयता की जो है 1932 खतियान के आधार पर उसे अब केंद्र सरकार के पाले में डालने की तैयारी है। विधानसभा से विधेयक पारित करने के बाद उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जहां से वो पारित होगा। इसी को लेकर के विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि पिछली सरकार में जब रघुवर दास की सरकार थी भाजपा में, तो उस समय उन्होंने 1985 का स्थानीयता नीति को परिभाषित किया था और उसे कैबिनेट से पास करके सर्वदलीय बैठक करके उसे पारित किया गया था। उसे केंद्र सरकार में भेजने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब जो हेमंत सरकार है इसे केंद्र सरकार के पाले में डालना चाह रही है ताकि वहां से ये पारित हो। तो इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। भाजपा का कहना है कि सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई गई है और जो भी भाजपा लगातार तंज कस रही है, भाजपा लगातार तंज पे तंज कस रही है। चलिए कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि अब हाईटेक होगा राजधानी का दून मेडिकल कॉलेज, क्योंकि नए ओटी और इमरजेंसी बिल्डिंग का लोकार्पण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लोकार्पण करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज अहम खबर निकलकर सामने ये आई है कि दरअसल आज जो राजधानी का दून मेडिकल कॉलेज है वो हाईटेक होने जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हितेश त्यागी का रुख करेंगे। हितेश, नए ओटी और इमरजेंसी बिल्डिंग का लोकार्पण आज हो जाएगा, पुष्कर सिंह धामी इसका लोकार्पण करेंगे। कितनी बड़ी सौगात समझा जाए उत्तराखंड वासियों के लिए? उत्तराखंड वासियों के लिए नजरिए से देखें तो में पुष्कर सिंह धामी ने स्थापित किया है। 5 मंजिला इमारत है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाने की कोशिश करे कि कोई 5 मंजिला इमारत जो बहुत कम समय में तैयार की गई है। और जो ये है बिल्डिंग है उसमें ओटी की सुविधा है और आईसीयू की सुविधा है और नीकू वार्ड इसमें बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कुछ ही समय के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं और इसका लोकार्पण करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 5 मंजिला इमारत बनाई गई, इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है इसके अंदर एक ओटी जो बनाया गया है वो अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है। एक लिंक में 12 ऑपरेशन थिएटर इस बिल्डिंग में बनाए गए हैं, जो कि वायरस को संक्रमण को मारने में भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विदेशों से सारी इमरजेंसी बिल्डिंग का लोकार्पण आज होगा और वाकई में बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड वासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हितेश आपका।
और चलिए अब ताजा अपडेट आपको बता दें कि फिलहाल बेंगलुरु पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिवसीय दौरे पर 4 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, लेकिन अहम खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। तो 4 राज्यों का उनका ये दौरा रहेगा। 2 दिवसीय दौरे पर 4 राज्यों में जाएंगे, जगह जगह पर, जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु प्रदेश, तेलंगाना जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा आपको बताएं कि पीएम जो है वो बेंगलुरु हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन भी करेंगे। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि बेंगलुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इसके बाद अब वो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जाएंगे। तो फिलहाल 9 बजे की 9 बड़ी खबरें आप तक हमने पहुंचाई, विस्तार से हर खबर आप तक समझाई, लेकिन हमें अब रुकना होगा यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।